अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज से पहले हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम गैसियस एक्सचेंज है। स्टूडेंट्स, हमने पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह ह्यूमन के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है, किस तरह गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस एनिमल्स में हो रहा होता है, किस तरह गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, ये जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस एनिमल्स या ह्यूमंस में जो लंग्स के अंदर एक खास रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद होती है या एल्वुलाई मौजूद होती है, उसके अंदर किस तरह हो रहा होता है, ये आज हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट, मैं आपको बताते चलूं कि एल्वुलाई क्या है। तो स्टूडेंट्स, एल्वुलाई बेसिकली कुछ छोटे स्ट्रक्चर होते हैं या टाइनी बोल सकते हैं या एयर सैक्स मौजूद होते हैं, छोटे एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। और यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की तब्दीली हो रही होती है ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के दरमियान। जो जगह जिस जगह पर हो रही होती है वही जगह एल्वुलाई कहलाती है या फिर रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाती हैं। ऐसी जगह जिस जगह पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस या फिर क्या बोलते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। जहां पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होके पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जिस जगह पर हो उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। सो स्टूडेंट, अब आपने जान लिया कि एल्वुलाई क्या है। एल्वुलाई बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर है जहां पर गैसियस का एक्सचेंज हो रहा होता है। और ये किस तरह हो रहा होता है, oxygen brought in by air is taken up by the hemoglobin of RBCs of blood and vice versa. The carbon dioxide brought by the blood is given out to the air present in alveoli. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सबसे पहले जो एयर होती है, एयर के अंदर जाहिर बात है ऑक्सीजन है। जो एयर होती है वो एयर हमारे सबसे पहले नेजल कैविटी या माउथ के जरिए इंटर होती है। उसके बाद एक यहाँ पे क्या जगह एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद वो एयर फेरिंक्स में जाती है, उसके बाद लैरिंक्स होता है, फिर उसके बाद लैरिंक्स में जाती है एयर। लैरिंक्स के बाद एक पूरी एक ट्यूब मौजूद होती है या एक पाइप मौजूद होता है जिसे हम विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। स्टूडेंट, इसको हम उर्दू में सांस की नाली भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही होती है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं और ये फिर मजीद बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही होती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के साथ कुछ एयर सैक्स या छोटे थैलीनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज इन एल्वुलाई है उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि एयर को अपने अंदर लेके जाना पड़ेगा। जाहिर बात है, जब एयर अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन जो है उसको हम एल्वुलाई के अंदर उसकी तब्दीली कर सकेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले एयर अंदर आती है इन सब प्रोसेस, इन सब तरीकों से, जो इन सब ऑर्गन से गुजरकर जो मैंने अभी आपको बताया। जब एयर जो होती है, खास तौर पर जो ऑक्सीजन है, जब वो एल्वुलाई के अंदर आ जाती है, यानी ये एयर सैक्स या रेस्पिरेटरी सरफेस पर जो आ जाती है, तो फिर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होती है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो एल्वुलाई है, इन एल्वुलाई के साथ कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, यानी खून की रगें छोटी छोटी प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर खून होता है, ब्लड होता है। जाहिर बात है, ब्लड है तो ब्लड सेल्स भी होंगे जो उस खून को बना रहे हैं। तो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, इन ब्लड सेल्स के अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है, जो कि ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट, जो एयर ऊपर से आई थी एल्वुलाई के अंदर, उसका क्या होगा, उसमें जो ऑक्सीजन गैस है
वो ऑक्सीजन गैस इस एल्वुलाई से होती हुई कहां पे चली जाती है, कैपिलरीज में, और हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन जाकर अटैच हो जाती है, या हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेती है। अच्छा जी, अब जो ऑक्सीजन हमने ताजी ली थी वो क्या हो गया कि वो जो ऑक्सीजन थी वो किसके साथ मिल गई, वो ब्लड सेल्स के साथ मिल गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड सेल्स के साथ इनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, जिसके साथ जाके ऑक्सीजन बाइंड हो रही है, और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये रेड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नीले ब्लड सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये नीले क्यों दिख रहे हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो कि पूरे जिस्म से आ चुकी है। स्टूडेंट्स, जाहिर बात है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन अंदर इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आ जाती है, और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो पूरे जिस्म में या पूरे ऑर्गेनिज्म में मूव कर चुका है या इस्तेमाल हो चुका है, और अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो थी वो हमारी जो ऊपर से आई थी, फ्रेश जो हमने ऑक्सीजन ली थी, वो ऑक्सीजन किस में आ चुकी है, वो ब्लड सेल्स में आ चुकी है। और ये जो पुराने ब्लड सेल्स थे, यानी जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा थी, वो क्या करते हैं, उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एल्वुलाई के अंदर आ जाती है। सो स्टूडेंट, ये कैसे होता है? ये अभी एक प्रोसेस है जिसका नाम डिफ्यूजन है। दिस गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व डिफ्यूजन विच बिकम्स पॉसिबल एट दिस लेवल। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये कैसे होता है कि जाहिर बात है अब ब्लड के अंदर क्या चीज ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। जो ब्लड इस्तेमाल हो चुका है उसके अंदर क्या चीज ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और जाहिर बात है जो एल्वुलाई है, जो हमने अभी एयर ताजी ली है, उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम है, और अभी फिलहाल वो जो एयर है वो कहां पर मौजूद है, वो एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट, ये जो एयर एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट है, जो हमने ताजी ली है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, जबकि जो कैपिलरीज है उनके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद है वो ज्यादा है। सो स्टूडेंट, ज्यादा वाली जगह से छोटे कम वाली जगह पर गैसेस या फिर लिक्विड जो होता है वो मूव कर जाता है। सो स्टूडेंट, ये जो अब आप देख सकते हैं ब्लड है, ये ब्लड सेल्स हैं, इन ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा थी। सो स्टूडेंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कहां मूव कर जाएगी, ये एल्वुलाई के अंदर मूव कर जाएगी, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम है। इसी तरह जो हमने ताजी ऑक्सीजन ली है वो एल्वुलाई के अंदर उसकी तादाद ज्यादा है, और जो कैपिलरीज हैं जिनके अंदर ब्लड सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की तादाद कम है। तो क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन है एल्वुलाई के अंदर वो किस तरफ मूव कर जाएगी, वो मूव कर जाएगी कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज के अंदर भी ब्लड सेल्स के अंदर। और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, यानी एक ज्यादा जगह से छोटी जगह पर मूव कर जाना गैसेस का या लिक्विड का, वो हमारे पास डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, यह हमारे पास क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। सो स्टूडेंट, आपने जाना कि गैसियस एक्सचेंज एल्वुलाई के अंदर किस तरह होती है। एल्वुलाई कुछ टाइनी सैक्स हैं, ये स्ट्रक्चर है, एयर सैक्स हैं, जिनके पास कैपिलरीज मौजूद होती हैं, उनके साथ लिपटी हुई होती है। कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा होती है ब्लड में। वो वाला ब्लड क्या होता है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव कर जाती है एल्वुलाई के अंदर, और जो ताजा ऑक्सीजन आई होती है वो ऑक्सीजन उन ब्लड सेल्स में मौजूद उन ब्लड सेल्स की तरफ मूव कर जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड सेल्स ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन से रिच हो जाते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल जाती है, इस वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, निकलने की वजह से और ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, इस तरह एक ह्यूमन के अंदर खास तौर पर एल्वुलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह कंपोजिशन होती है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर, यानी वो एयर जो हम अंदर ले रहे हैं
उनमें वो किस किस चीज पर मुश्तमिल होती है या किस किस चीज से बनी होती है या उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, और जो एयर हम बाहर की तरफ भेजते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और उनकी तादाद कितनी होती है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, यानी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनका तज़किरा अभी आएगा। उसके बाद इंस्पायर्ड एयर, यानी वो एयर लिखी हुई है जो एयर हम अंदर ले रहे हैं उनमें कितनी कितनी तादाद वो उन कंपोनेंट की या वो जो चीजें हैं उनकी मौजूद है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एक्सपायर्ड एयर है, यानी वो एयर जो हम बाहर की तरफ मूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उस एयर में कितनी तादाद उस कंपोनेंट की मौजूद है, हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, जाहिर बात है जो हम एयर लेते हैं, अब उस एयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ और भी गैसेस मौजूद होती हैं, यह आप जानते हैं। सो स्टूडेंट, अगर बात की जाए ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन कितनी मौजूद होती है जो हम एयर लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मौजूद होती है, नाइट्रोजन कितनी मौजूद होती है, ये अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन होती है जो हम इंस्पायर्ड एयर, यानी वो एयर जो हम लेते हैं, अंदर लेते हैं सांस के जरिए, उसमें कितनी ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। जबकि जो हम एक्सपायर्ड एयर करते हैं, यानी जो एयर हम निकालते हैं, बाहर मूव कर देते हैं, उसको बाहर सेंड कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, उसमें कितनी तादाद ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है, 16%। जाहिर बात है 21% पहले मौजूद थी, तो वो एल्वोलाई के जरिए वो जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन कैपिलरीज में, ब्लड सेल्स में मूव कर गई और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर आ गई। तो जाहिर बात है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है या ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है, जाहिर बात है आप जानते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन 21% हमारे अंदर आती है एयर के जरिए, एक ऑर्गेनिज्म लेता है, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है, और जब वो एक्सपायर करता है तो उसके अंदर 16% ऑक्सीजन मूव होती है, बाकी इस्तेमाल हो चुकी होती है। सो स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो जो एयर एक ऑर्गेनिज्म इंस्पायर कर रहा होता है या अंदर ले रहा होता है, उसमें 0.03 तादाद में मौजूद होती है, यानी बहुत ही मामूली तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। जबकि जो ऑर्गेनिज्म जब उस एयर को बाहर निकालता है, जो एयर उसने इस्तेमाल कर ली है या वो जो एयर उसके अंदर गई थी, जब उसको बाहर निकालता है तो उस एयर में 4% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। जाहिर बात है कम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, और वो जो ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब इस एयर के साथ मिलती है, जो एयर बाहर आनी होती है, तो उसमें 4% हो जाती है 0.03 से। सो स्टूडेंट, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तब्दीली हो रही होती है, इसी को एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहा होता है। नाइट्रोजन गैस का हमने अभी तक कोई तज़किरा नहीं किया कि नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल हो रही होती है तो नहीं या नहीं। सो स्टूडेंट, नाइट्रोजन गैस का कोई अमल दखल नहीं है। नाइट्रोजन गैस सिर्फ और सिर्फ एयर के साथ अंदर आती है और उसी तरह से वापसी चली जाती है, यानी ये 79% वो जो एयर अंदर ऑर्गेनिज्म लेता है उसमें 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और वो 79 की 79 वापसी इसी तरह चली जाती है। सो स्टूडेंट, वाटर वेपर, अब ये वाटर वेपर क्या है? बेसिकली आप जानते हैं कि जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, या जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर कभी मौसम कुछ और होता है और कभी मौसम कुछ और होता है। जाहिर बात है कभी गर्मी होती है, कभी मौसम थोड़ा खुश्क होता है, कभी थोड़ा गीला होता है, यानी ड्राई वेट होता है, ड्राई यानी सूखा होता है और वेट थोड़ा सा गीला होता है। तो जाहिर बात है जब, तो इसी तरह जो वाटर वेपर्स होते हैं, यानी जो हवा के अंदर जो पानी की तादाद होती है, जो नमी आप कह सकते हैं, वैसे वाटर वेपर जो पानी की तादाद हवा के अंदर मौजूद होती है वो वेरिएबल होती है इंस्पायर्ड एयर में, यानी हम उसका अंदाजा ये नहीं कर सकते। जाहिर बात है माहौल तब्दील होता रहता है और इसी तरह एयर हमारे अंदर जो आती रहती है उसमें वाटर वेपर तब्दील होते रहते हैं, तो इस वजह से वेरिएबल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है।
सैचुरेटेड क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब यह है कि जो हमारे अंदर एयर गई थी उसके अंदर आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो खास तौर पर जो एल्वुलाई है, वो एल्वुलाई जो होते हैं वो वेट होते हैं, यानी थोड़े से उनके अंदर नमी मौजूद होती है, थोड़े से गीले होते हैं, ताकि आराम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर उसकी तब्दीली हो सके। सो स्टूडेंट, वो जो एयर वापसी आती है वो अंदर के स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े वेट होने की वजह से वो जो वाटर वेपर है वो उस एयर के अंदर मिल जाते हैं और उस एयर को सैचुरेटेड बना देते हैं। सो स्टूडेंट, टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जाहिर बात है जो इंस्पायर्ड एयर की जाती है, यानी कि जो माहौल से ली जाती है, उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, यानी जिस तरह माहौल का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर उस एयर का होगा। और जो हमारी बॉडी से एयर बाहर निकाली जाती है उस एयर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी का आम टेम्परेचर, यानी जो एक ह्यूमन बॉडी का अमूमन टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी वजह से जो एयर इंसान से मूव करती है या जो सांस लेता है उससे जो निकालता है एयर, उसके अंदर भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका भी होता है। सो स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल दी गई है या एक आप कह सकते हैं कि हमारे को एक एविडेंस सबूत दिया गया है जिससे हमें यह पता चलता है कि जो हम एयर निकालते हैं बाहर की तरफ रिलीज करते हैं उस एयर में ज्यादा तादाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। ये एक एविडेंस दिया गया है, तो एविडेंस को समझ लेते हैं। स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर, यानी वो वाटर जो चूने वाला जो वाटर होता है उसको लाइम वाटर कहते हैं, अगर लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया जाए या उसके अंदर से गुजारा जाए तो वो जो लाइम वाटर यानी चूने वाला जो पानी होता है वो मिल्की यानी कि दूध की शक्ल का हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि यही एविडेंट है जो इस एक्सपेरिमेंट में सबूत के तौर पर हम इस एक्सपेरिमेंट में बताएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, एक ए और बी। ए में क्या किया जा रहा है कि ए में जो ऑर्गेनिज्म है, खासतौर पर जो ह्यूमन है, आप देख सकते हैं जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, एक इंसान क्या कर रहा है, एयर को बाहर भेज रहा है। जो एयर है वो इस वेंट पाइप यानी एक पाइप लगा हुआ है, एक पाइप के जरिए इसके अंदर आ रही है। और ये जो एयर, यहाँ पे जो वाटर मौजूद है ये बेसिकली चूने वाला पानी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस वाटर में मिली, हमने अभी पढ़ा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर यानी चूने वाले पानी में मिलती है तो उसका रंग किस तरह हो जाता है, जो चूने वाला पानी होता है वो दूध की तरह हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इस चूने वाले पानी के साथ मिलती है तो जब इसका रंग दूध की तरह हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो कि ऐड हो रही है। और जब इंसान क्या करता है कि एक्सपायर करता है, यानी कि बाहर की तरफ जब हवा को भेजता है तो उसमें ज्यादातर तादाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। जबकि दूसरे में क्या किया जा रहा है, दूसरे में एक्सपेरिमेंट को मालूम, इसी को चेक करने के लिए उन्होंने एक सिरिंज में हवा भर ली है, एयर की एटमॉस्फेरिक एयर ले ली है। उस एटमॉस्फेरिक एयर को उसी लाइम वाटर यानी चूने के पानी से गुजारा जा रहा है। और चूने के पानी से जब वो एयर गुजरती है तो उसमें जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद शुरू में अभी आपने डिस्कस किया कि 0.03 मौजूद होती है, 0.03% मौजूद होती है। तो इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से वो जो लाइम वाटर है, वो जो चूने का पानी है, उसका रंग तब्दील नहीं होता। सो स्टूडेंट, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस इज एविडेंट थ्रू एक्सपेरिमेंट। ये सबूत निकाला गया इस एक्सपेरिमेंट के जरिए। व्हेन वन एक्सहेल एयर, जब कोई एयर करता है, एक्सहेल करता है यानी एयर को बाहर भेजता है लाइम वाटर के अंदर, तो वो जो लाइम वाटर है उसका रंग किस तरह का हो जाता है, मिल्की यानी दूध की तरह हो जाता है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि अगर एटमॉस्फेरिक एयर को लाइम वाटर में से गुजारा जाए तो उसका एयर यानी उसका जो कलर है वो अनचेंज हो जाता है, कोई तब्दीली नहीं आती। ये हमने भी डिस्कस कर लिया। सो स्टूडेंट, अब इसके बाद एक टॉपिक है कि क्या असर पड़ता है ब्रीथिंग का अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी एक्सरसाइज करने से ब्रीथिंग पर क्या असर पड़ता है, सांस लेने पर क्या असर पड़ता है। बेसिकली स्टूडेंट ये पहले ये बता रहे हैं कि जो ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल कौन करता है। जो सांस लेने का अमल है उसको हमारे ब्रेन में, दिमाग में एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। सो स्टूडेंट,
उसके बाद ये बता रहे हैं कि जाहिर बात है रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो तब्दील होता रहता है माहौल के लिहाज से, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन यानी अंदरूनी और बैरूनी हालत के हिसाब से रेट ऑफ ब्रीथिंग यानी कि जो सांस लेने का प्रोसेस है या अमल है वो तब्दील होता रहता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर हादसाती तौर पर अगर एक जो पर्सन है अगर वो एक्सरसाइज कर रहा हो तो क्या होता है, जब वो एक्सरसाइज कर रहा होगा इट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय मसल। स्टूडेंट आप जानते हैं, आप देखें कि आमतौर पर जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में मूव कर रही है, वो एक मुसलसल रूटीन में आमतौर पर कुछ थोड़ी सी ऑक्सीजन यानी हमारी बॉडी में जो आम रूटीन में चल रही है वो ऑक्सीजन मूव कर रही है। अब जाहिर बात है कि अगर हम वर्क करें यानी जिम में एक ऑर्गेनिज्म एक्सरसाइज कर रहा है या इसी तरह कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसी तरह कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करते वक्त अब जाहिर बात है आपने ये गौर किया होगा कि जो हमारा सांस है वो ज्यादा तेज हो रहा होता है, यानी बहुत तेज हम सांस लेते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये क्यों होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हर सेल जो होता है, हर सेल क्या करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है यानी एनर्जी को बनाता है। और एनर्जी को कैसे बनाया जाता है इसको भी मैंने बताया था कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन किया जाता है, उससे एनर्जी हासिल की जाती है। अब जाहिर बात है एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, एक इंसान है वो एक्सरसाइज कर रहा है। जब वो एक्सरसाइज कर रहा होगा तो जो ऑक्सीजन है ज्यादा ग्लूकोज टूट रही होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ज्यादा उस ह्यूमन को एनर्जी दे रही होगी, उस इंसान को एनर्जी दे रही होगी ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। तो जब ज्यादा यानी कि एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन किया जाएगा और माहौल से ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी हासिल की जा सकती है। सो स्टूडेंट इस वजह से ज्यादा बाहर से क्या लिया जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। ये यही बता रहे हैं कि जब वो एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसका जो ब्रीथिंग का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कंजम्पशन या जज्ब होना ऑक्सीजन का बढ़ जाता है या ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना बढ़ जाता है बाय मसल्स यानी उसके मसल्स में। आप जानते हैं अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बस ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जाहिर बात है कि जब वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, तो आपने ये भी पढ़ा है कि रेस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। और वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन और ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। एनर्जी अब जाहिर बात है वो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहा है, जो वाटर है वो भी इसी तरह वो ऑर्गेनिज्म को अगर चाहिए तो वो उसके अंदर जज्ब हो रहा है, नहीं तो वो पसीने के जरिए या फिर यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, इंसान या ऑर्गेनिज्म से मूव कर जाता है, बाहर चला जाता है। जबकि जाहिर बात है अब ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा ली जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब ज्यादा तादाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की ली जाएगी तो उसके अल्टीमेटली यानी कि उसके असर में जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो जो उसका ब्रीथिंग का रेट है, सांस लेने का अमल है, वो ज्यादा हो जाएगा। अब बात सुने, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर जो एक्सरसाइज है वो मुसलसल चलती रहे, जाहिर बात है कि एक ऑर्गेनिज्म है अगर वो मुसलसल वर्क कर रहा है, जैसे एक मिस्त्री है या एक मजदूर है वो मुसलसल वर्क कर रहा है, सुबह से शाम तक वो काम कर रहा है, तो जब वो काम कर रहा होता है तो उसके हाथों में या टांगों में या उसके मसल्स में दर्द होती है। तो वो क्यों होती है, यही वजह है, ये वजह अब हम बताएंगे कि क्यों उसके मसल्स में दर्द हो रही होती है। बेसिकली स्टूडेंट्स अब जब वो मिस्त्री जो है या एक मजदूर जो है वो जब वर्क कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा चाहिए। जब उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ज्यादा रिलीज हो रही है, अब जाहिर बात है वो जो मिस्त्री मजदूर है वो मुसलसल काम कर रहा है। जब वो मुसलसल काम कर रहा है तो ऑक्सीजन की तादाद उसको कम सप्लाई हो रही है। अब जाहिर बात है आम रूटीन में तो हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है, अब जब हमें ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा चाहिए तो
जब ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा चाहिए तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम तादाद में जब हमारी बॉडी को मिलती है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाती है, यानी हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन मिल कम रही हो तो ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीजन कम मिलती है या ऑक्सीजन मिलना एक किस्म का बंद हो जाती है, जाहिर बात है वो ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से जो ग्लूकोज है वो तो अब जाहिर बात है उस बंदे को एनर्जी तो चाहिए, अब एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ग्लूकोज भी ब्रेक डाउन होगा। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो वो ग्लूकोज एनर्जी की यानी एनर्जी बनाने के लिए जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, पहले वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा था, अब जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी है तो वो जो ग्लूकोज है वो विदाउट ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो जो विदाउट ऑक्सीजन के अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाए तो ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है। और किस चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है? अब उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा है तो एनर्जी में, और उसके साथ साथ जब एरोबिक रेस्पिरेशन थी यानी ऑक्सीजन मिल रही थी, ऑक्सीजन मिलते वक्त बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे थे और इसके साथ साथ एनर्जी बन रही थी। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है यानी ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा हो, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बगैर होता है, तो वो लैक्टिक एसिड और उसके साथ साथ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है और जो लैक्टिक एसिड होता है वो मसल्स के अंदर जमा होता रहता है या बनने लग जाता है। जब वो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर बनने लग जाता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द मसल रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर बनने लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह। अब पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही थी। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं आ रही तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्म में फॉर्मेशन करने लग जाता है और साथ साथ एनर्जी की। और जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? उस वजह से पेन होता है यानी दर्द होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ मसल में खिंचाव आ जाता है, यानी कि मसल में दर्द हो रही होती है, बड़ी मुश्किल से मसल खींच चुके होते हैं। और ये मैंने अभी आपको बता दिया कि किस वजह से होता है, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। तो इसी वजह से जब आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या लगातार वर्क कर रहे होते हैं, जब आप लगातार काम कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो सेल्स हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन तो करते हैं और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और वो जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन है उसकी वजह से मसल्स में दर्द और मसल खिंचाव पैदा हो जाता है। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर एडिशनल अमाउंट। अब जाहिर बात है वो जो लैक्टिक एसिड बन चुका है मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो अब जाहिर बात है उसको खत्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो जो ऑक्सीजन चाहिए उस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए उसे हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ, यानी वो ऑक्सीजन जो कर्जे के तौर पर चाहिए उस ऑर्गेनिज्म को ताकि वो अपना लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर सके और जो उसके मसल्स में दर्द हो रही है ताकि वो खत्म हो सके। सो स्टूडेंट, जब फिर वो ऑर्गेनिज्म काम करना छोड़ देता है यानी वर्क छोड़ देता है, एक्सरसाइज करना छोड़ देता है, रेस्ट करता है, उसके बाद उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है और ऑक्सीजन जब मिलती रहती है तो लैक्टिक एसिड की जो लैक्टिक एसिड है वो टूटता रहता है और इसी तरह फिर आस्ता आस्ता उस ऑर्गेनिज्म के मसल्स दोबारा से ठीक हो जाता है। The extra amount of oxygen is obtained through deep breath। और ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ली जाती है ये गहरे सांसों के जरिए ली जाती है ताकि क्या किया जा सके, ताकि ऑक्सीजन की तादाद को पूरा किया जा सके। सो स्टूडेंट, इसके बाद हमारी बुक में आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का जिक्र है कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या है। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है
जो कि काम कर रही होती है लंग्स की तरह। जब पेशेंट खुद अपनी क्या नहीं कर पा रहा हो, जब ब्रीथिंग ना कर पा रहा हो या उसको मुश्किल हो रही हो ब्रीथिंग करने में, तो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर इस्तेमाल होता है जो कि लंग्स के तौर पर काम करता है और उस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन उसको डायरेक्ट सप्लाई की जाती है उसके ट्रैकिया, यानी वो जो विंड पाइप था, यानी वो जो उसकी सांस की नाली थी, उसके अंदर डायरेक्ट आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन भेजी जाती है ताकि वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, सांस ले सके। अब जाहिर बात है वो जब ऑर्गेनिज्म सांस ले ही नहीं पा रहा तो वो नहीं ले पाएगा तो वो तो मर जाएगा। जब वो मरना, ताकि उसको मरने से बचाया जाए, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर एक मशीन है इस्तेमाल की जाती है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है और ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से वो क्या हो रहा होता है, ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पा रहा होता है। सो स्टूडेंट, ये वही आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पूरा बना हुआ है कि सबसे पहले एक वेंटिलेटर लगा हुआ है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये वही वेंटिलेटर है जो कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो पेशेंट जो है वो जिंदा रह सके। एंडोट्रैकियल ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर लगाई जाती है ताकि, अब जाहिर बात है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर वब इस्तेमाल किया जाता है जब वो बंदा बीमार हो, उसको कोई ऐसी वजह हो, और ज्यादातर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जब बंदा बेहोश हो चुका होता है या तकरीबन बेहोश होने वाला होता है तब लगाया जाता है। तो अब उस ऑर्गेनिज्म को खुराक भी चाहिए, जब उसको खुराक चाहिए होती है वो जो एंडोट्रैकियल ट्यूब, एक बल्कि वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहा जाता है, इस ट्यूब के जरिए उस ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड की जाती है, खुराक वगैरह दी जाती है। जैसे कि दलिया वगैरह, मतलब जो लिक्विड नुमा चीजें होती है ना वो दी जाती हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके, उसको खुराक मिलती रहे। और जो उसके गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक के अंदर जो बाकी चीजें मौजूद हैं, जैसा कि थोड़ी गैसेज वैसेज अगर बन चुकी हैं तो उनको भी उस पाइप के जरिए निकाला जाता है। एंडोट्रैकियल ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जो कि माउथ के जरिए भेजी जाती है, उसके कहां तक भेजी जाती है, ट्रैकिया तक भेजी जाती है, यानी विंड पाइप तक भेजी जाती है जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट होती है। मैकेनिकल वेंटिलेटर उसको ऑक्सीजन दे रहा होता है और वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही होती है ट्रैकिया तक। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हमने पढ़ लिया, ये खुराक प्रोवाइड करती है उस ऑर्गेनिज्म को। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक नर्स जो है वो चेक कर रही है उस पेशेंट को, और उसके बाद दिखाया जा रहा है कि जो एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट, यानी कि एयर जो है वो फ्लो कर रही है, तो वो जब फ्लो कर रही होती है तो एक ह्यूमिडिफायर लगा होता है, यानी एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसी मशीन भी कह सकते हैं, या इसको ह्यूमिडिफायर कहा जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि हवा को गर्म करता है और उसको मॉइस्ट करता है, यानी उसको नमी प्रोवाइड करता है ताकि वो एल्वुलाई में जाके आराम से गैसेस का एक्सचेंज हो सके, उसके अंदर का माहौल जो है वो सूख ना जाए और वो बंदा मर ना जाए। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का ये पूरा एक निजाम बना हुआ है, पूरा एक मतलब तरीका बनाया हुआ है इंसानों ने ताकि इंसान की जिंदगी बचाई जा सके। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर एक मशीन है जिसके जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, इसके साथ एक एंडोट्रैकियल ट्यूब लगी होती है जो ऑक्सीजन को लेकर ट्रैकिया तक पहुंचाती है। फिर एक और ट्यूब होती है जिसको नेजोगैस्ट्रिक कहा जाता है। नेजो का मतलब नेजल कैविटी यानी नाक से जुड़ी हुई है, और गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है स्टमक के रिलेटेड कोई चीज हो रही है। नेजोगैस्ट्रिक यानी नाक के जरिए उस गैस्ट्रिक जो ट्यूब है उसको नाक के जरिए वो ट्यूब कहां तक जा रही है, गैस्ट्रिक स्टमक तक जा रही है। और इसी तरह एंडोट्रैकियल यानी ट्रैकिया तक गई हुई, ट्रैकिया के अंदर गई हुई जो ट्यूब है उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब कहा जाता है। और बाकी आपको बता दिया कि एयर फ्लो कर रही है पेशेंट के अंदर ह्यूमिडिफायर से गुजर के ताकि उस एयर को गर्म और मॉइस्चर किया जा सके। और दूसरा क्या किया जा रहा है, जो एयर है एक और पाइप लगा हुआ है जिसके जरिए एयर जो है वो बाहर निकाली जा रही है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी वो डिसऑर्डर्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुतालिक हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर की जो थ्योरी है वो मुकम्मल हो चुकी होगी, यानी कि जो समझने की चीजें थी वो खत्म हो चुकी होंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। अभी आपने मेरे को अभी हम थक चुके हैं तो इस वजह से जाहिर बात है थोड़ा बोलने में मसला हो रहा है, तो अब अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।